आज हमको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ना है। इसमें विद्युत धारा जब किसी द्रव में प्रवाहित की जाती है तो वह विद्युत धारा कुछ द्रवों में अपना प्रभाव, कुछ द्रवों में इस विद्युत धारा का प्रभाव नहीं पड़ता, या ऐसा कहें कि इस विद्युत के प्रभाव से, इस विद्युत धारा के प्रभाव से उस द्रव की प्रकृति में कुछ परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वे द्रव अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है विद्युत अपघटित होना। ऐसे द्रव को कहा जाता है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए हम पहले उस द्रव के बारे में समझते हैं, ऐसे द्रवों के बारे में। तो विद्युत अपघट्य अर्थात ऐसे द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात वह द्रव अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। यह द्रव अम्ल, क्षार, साधारण नमक, जली विलयन आदि होते हैं। इसी प्रकार के अन्य द्रव भी जिनमें धारा प्रवाहित करने पर यह क्रिया होती है, उस क्रिया को हम कहेंगे विद्युत अपघटन। वह क्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन। यह हो गया उस द्रव के बारे में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात जो क्रिया होती है, जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव की जो क्रिया है, उस क्रिया को कहेंगे विद्युत अपघटन। और यह प्रभाव कहलाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अर्थात विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसा प्रभाव जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है कहलाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। आगे हम देखेंगे इसके अंतर्गत सेल क्या है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कहलाती है सेल। प्रकार अध्ययन के लिए हम जो सेल का प्रकार है, या ऐसा कहें सेल को जो है मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्राथमिक सेल और दूसरा
द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और एक है द्वितीयक सेल। कैसे समझेंगे हम इनके बारे में? दो प्रकार के सेल हैं तो दोनों में कुछ न कुछ अंतर है, तभी दो प्रकार के हैं, या हम इनको दो अलग अलग भागों अलग अलग प्रकार के पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राथमिक सेल जो है ऐसा सेल है, वह सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, वह सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसके अंतर्गत होने वाली क्रिया अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार रासायनिक क्रिया हो गई जब, तो पुनः नहीं होती। यह सेल एक बार उपयोग में लाने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात पुनः आवेशित नहीं कर सकते। यह सेल ऐसा है जिससे रुक रुक करके धारा प्राप्त होती है। इससे रुक रुक कर धारा प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली धारा जो है निर्बल होती है। यह है प्राथमिक सेल, अर्थात इस सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। से तात्पर्य है कि एक बार सेल खराब हो गया जब, तो हम इसको पुनः चार्ज करके आवेशित करके उपयोग में नहीं ला सकते। इस सेल से जो धारा प्राप्त होती है वह रुक रुक करके प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थितियां जहां पर हमको लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर धारा प्राप्त करने की आवश्यकता है, इस सेल का उपयोग कर सकते हैं। इस सेल से निर्बल धारा प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण है इस सेल में साधारण वोल्टीय सेल, साधारण वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, इत्यादि। तो यह हो गया सेल का पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में यदि हम देखें द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या है कि इन सेलों में पहले विद्युत स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वह विद्युत धारा उस सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब इन सेलों को से हम धारा प्राप्त करते हैं, तब यही संचित ऊर्जा, जो रासायनिक ऊर्जा संचित है, वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है। यदि इस सेल का उपयोग कर रहे हैं और इस सेल की ऊर्जा समाप्त हो गई, तो इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। अर्थात इस सेल के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय हैं,
इन सेलों को पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत की जो क्रियाएं हैं वह है उत्क्रमणीय, और इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित कर सकते हैं। इस सेल से प्रबल धारा प्राप्त होती है। प्रबल धारा प्राप्त होती है। प्राथमिक सेल की अपेक्षा यह सेल जो है आकार में बड़ा होता है, आर्थिक रूप में महंगा भी होता है। इस सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। इस सेल के उदाहरण में है जैसे सीसा संचायक सेल। तो यह था सेल के बारे में कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्रियाविधि बनावट के आधार पर हम इनको मुख्य दो भागों में बांट दिए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल है जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अंतर्गत होने वाली क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते। इस सेल से धारा प्राप्त करते हैं जब, तो वह धारा रुक रुक कर प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली धारा निर्बल होती है। यह सेल हल्का होता है, छोटा होता है, आर्थिक दृष्टि से सस्ता भी होता है। इस कारण से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। द्वितीयक सेल में सीधे ऊर्जा इस सेल से प्राप्त करने के लिए पहले बाह्य विद्युत स्रोत से सेल में ऊर्जा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वह विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में वहां संचित हो जाती है। फिर जब हम सेल से धारा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह संचित रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलती है और हमको प्राप्त होती है। इस सेल के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। इस सेल को एक बार पुनः चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इस सेल से प्राप्त होने वाली धारा प्रबल होती है। यह सेल बनावट में थोड़ा बड़े होते हैं, महंगे भी होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक के ले जाने में परेशानी होती है। उदाहरण सीसा संचायक सेल। अब आगे हम कुछ मुख्य सेलों के बारे में पढ़ेंगे।
लेक्रांसी सेल को जो हम अभी वर्गीकरण पढ़े बनावट एवं कार्यविधि के आधार पर सेलों का, उसमें लेक्रांसी सेल को प्राथमिक सेल के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात ऐसा कहें कि लेक्रांसी सेल जो है वो एक प्राथमिक सेल है। अब इसकी बनावट और क्रियाविधि को देखेंगे हम। इसमें सर्वप्रथम हम एक कांच का बर्तन लेते हैं। इस कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अर्थात उसको पानी में घोल करके डालते हैं। तो यह घोल हो गया विद्युत अपघट्य। अर्थात लेक्रांसी सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य या विद्युत अपघट्य जो होता है वह कौन हो जाता है? अमोनियम क्लोराइड का घोल, विद्युत अपघट्य। इसमें जस्ते की एक छड़ डुबोया जाता है। यह जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करता है। एक सरंध्र बर्तन यह है सरंध्र बर्तन। इसमें बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इस बर्तन के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन या चारकोल का चूर्ण भर देते हैं। इस भाग पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण रहता है। इसके बीचों बीच ये जो है यह है कार्बन की एक छड़
यह कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। इस छड़ को हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और जस्ते की छड़ जो है, सॉरी, बैटरी के धन सिरे से नहीं, यहां पर धनात्मक भाग रहता है इसका और यह ऋणात्मक, और जब इसको परिपथ में लेते हैं तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस सेल से। इसमें यहां पर एक पेंच लगा रहता है, संबंधन पेंच, जिसमें कि अगर बाहर से तार को लाना है तो लगा करके यहां पे पेंच के माध्यम से इसको जोड़ा जाए। और ये है जस्ते की छड़। अब इसमें हम ये जो अमोनियम क्लोराइड का घोल है, इस घोल में, इस विलयन में ये पूरा भाग डूबा हुआ रहता है। यह भाग है कांच का छड़, कांच का बर्तन। एक सेल के जो मुख्य भाग हैं उनको देखेंगे हम। एक सेल की जो बनावट है, एक सेल में जो मुख्य भाग हैं वह क्या क्या होते हैं? तो धातु के दो प्लेट होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोड धनावेशित विद्युत अपघट्य में डुबाए जाने पर धनावेशित जो भाग होता है वह कहलाता है एनोड। जिस पर जो कि धनात्मक भाग होता है। दूसरा होता है कैथोड, ऋणात्मक। इसके अतिरिक्त विद्युत अपघट्य, जिसमें कि इनको इलेक्ट्रॉनों को डुबाते हैं। और ये दो धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग भाग होने हैं, अलग अलग विभव इस पर आता है, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाता है, सब अलग अलग सेल का विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है, वही विभवांतर रहता है उसका। और इस सेल में इन भागों को हमको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक सेल में जो है विद्युत अपघट्य का कार्य अमोनियम क्लोराइड का विलयन करता है, विद्युत अपघट्य। कैथोड का कार्य जस्ते की छड़, एनोड कार्बन की छड़। यह कार्बन की छड़ एक संरंध्र बर्तन में रहता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण रहता है। जस्ते की छड़ जो है वह अमलगम कृत जिंक और पारा, अर्थात इस पर जिंक और पारे का लेप लगा हुआ होता है। जब इसको विद्युत तार से जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा कार्बन की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर प्रवाहित होती है, कार्बन की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर, यानी इधर। इस सेल से भी, जो कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत है, प्राप्त होने वाली धारा का रुक रुक करके प्राप्त होती है। इसका जो विद्युत वाहक बल है वह हो जाता है 1.45 वोल्ट। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में।
सेल भी एक प्राथमिक सेल है। प्राय हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कुछ ज्यादा ही पड़ता है, जैसे टार्च में, घरों में कुछ विद्युत सामग्री जैसे रेडियो है उस पर जो सेल लगाते हैं वही सेल है शुष्क सेल। इसकी बनावट सर्वप्रथम देखते हैं। इस शुष्क सेल की बनावट में एक बर्तन लेते हैं, जो बर्तन रहता है जस्ते का, बेलनाकार जस्ते का बर्तन। यह बर्तन कैथोड का कार्य करता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2 की लुगदी मतलब किसी पदार्थ को जब किसी द्रव में मिक्स कर लेते हैं गीला, उस रूप में ये डालते हैं। और यह अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, और जो लुगदी है जिंक क्लोराइड की, वह यहां पर आर्द्रता अर्थात नमी बनाए रखता है। इसमें इस सेल में एक अन्य छड़ लगाते हैं, वह छड़ कार्बन का छड़ रहता है। इसके ऊपर भाग अर्थात यहां पर एक पीतल का केप, टोपी ऊपरी भाग पर लगा देते हैं। यह भाग सेल का धनात्मक भाग रहता है। इस भाग को चपड़ा से बंद कर दिया जाता है, और यह जो कार्बन का छड़ है अर्थात ये भाग, यह है कार्बन का छड़। यह कार्य करता है एनोड का। इसके बीच में अर्थात ये भाग जो है यहां पर, ये रहता है मलमल की थैली। प्लास्टिक का भी होता है ये कहीं कहीं पर किसी सेल में। इस थैली के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा हुआ रहता है। इस सेल में एक बारीक सा छिद्र रहता है,
उस बारीक सा छिद्र का कार्य यह रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर जब गैसें निकलती हैं तो वह गैस सेल से बाहर जा सके। ये भाग है इसका अपघट्य। इस प्रकार यह हो गया जस्ते का बर्तन जो है वह है कैथोड, विद्युत अपघट्य, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। कार्बन का छड़ एनोड का कार्य करता है। और यह है पीतल की टोपी। बहुत दिनों तक के अगर ये सेल पड़ा रह जाए तो ये जो पेस्ट है यह सूख जाता है। सूखने के कारण प्राप्त होने वाली धारा की प्रबलता कम हो जाती है, अर्थात कम मात्रा में हमको धारा प्राप्त होता है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल अर्थात EMF जो होता है वह 1.5 वोल्ट होता है। यह भी एक प्राथमिक सेल है। इसका उपयोग घरों में, जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया था, टार्च में, घड़ी में, रेडियो में किया जाता है। अगला प्रकार देखते हैं हम इसमें द्वितीयक सेल के बारे में। द्वितीयक सेल आगे देखेंगे। द्वितीयक सेल क्या बताया गया? वह सेल जिसमें पहले बाह्य विद्युत स्रोत से विद्युत ऊर्जा को सेल में संचित करते हैं। वह ऊर्जा किस रूप में संचित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। फिर उसके बाद जब उसका उपयोग करते हैं तो वही संचित रासायनिक ऊर्जा किस में फिर पुनः बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो इस सेल को संचायक सेल भी कहते हैं। इस सेल का एक उदाहरण है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल में क्या होता है? एक बर्तन लेते हैं, यहां पर जो सेल के बारे में बताया जा रहा है वहां पे एक शब्द बार बार आ रहा है, बर्तन। तो यहां बर्तन शब्द से तात्पर्य यह है कि उस सेल के अंदर जितने भी हम सामान को ले रहे हैं, चाहे वो धातु की प्लेट हो, चाहे कोई रसायन हो, उसको रखने वाला पात्र। यहां पर ये जो पात्र है यह कांच का हो सकता है या रबर का। इसके अंतर्गत धातु की प्लेटें होती हैं। जैसे इसमें ये हम प्लेट लिए, किस चीज का रहेगा ये प्लेट? यह प्लेट रहता है सीसा का। इन प्लेटों को एकांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात एक प्लेट फिर दूसरे को छोड़ करके तीसरा भाग, फिर उसको छोड़ करके उससे अगला भाग, ये आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे। और एक भाग इसका जो जुड़ा रहता है वह धनात्मक भाग सेल का रहता है, जिसे कहते हैं हम इस सेल का एनोड।
शेष भाग जो बचा हुआ है यह बचा हुआ भाग जो है ऋणात्मक भाग होता है, इसे कहते हैं कैथोड, अर्थात यह कैथोड का कार्य करता है। यह प्लेट एकांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं और एक जालीनुमा भाग की तरह एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। इस तरीके से इन्हें कहा जाता है ग्रिड। जैसे एक भाग फिर दूसरा, एक दूसरा, ये तीसरा, इस एक, दो, तीन, अधिक है तो 4, 5, उसमें क्रमशः एकांतर यानी पहला फिर तीसरा फिर पांचवा, इन ग्रिडों को एक साथ जोड़ देते हैं और शेष को एक साथ। विद्युत अपघट्य के रूप में यहां पर अम्ल, इसमें अम्लों को लेते हैं। वह अम्ल रहता है तनु H2SO4 अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें PbO2, अच्छा ये शीशा का प्लेट है जो बना हुआ है धातु, ये जो ग्रिड है ये शीशे का है। इसमें लेड ऑक्साइड या लिथार्ज इन प्लेटों के बीच में भरा हुआ रहता है। वो अलग अलग संचायक सेल में अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार से यह इस सेल की बनावट है, जिसमें कि यह कैथोड, यह एनोड है। यह कैथोड प्लेटें जो है एकांतर क्रम में जुड़ी रहती हैं। एक भाग एनोड का कार्य करता है संयुक्त रूप से मिलकर के, और एक भाग कैथोड का। अम्ल इसमें डाले रहते हैं। इसमें जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो यह पहले तो आवेशित होता है। बाह्य स्रोत से जब जोड़ते हैं तो यह सेल पहले पूरी तरह से आवेशित हो जाता है। आवेशित होने पर इस सेल से पूर्ण आवेशित होने पर इसके अम्ल का घनत्व 1.28 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, इसके अम्ल का घनत्व। और विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। कब? जब यह सेल पूरी तरह से आवेशित हुआ, मतलब हम उसको चार्ज कर दिए। निरावेशित होने पर, अर्थात जब इस सेल का उपयोग कहीं और विद्युत धारा लेने में कर रहे हैं, उस स्थिति में यह कब होता है? जब इसका घनत्व 1.18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रह जाता है, तब इसका विद्युत वाहक बल जो है वह 1.85 वोल्ट रह जाता है। समझो इसका मतलब। अम्ल का घनत्व क्या बताया गया? पहले अम्ल का घनत्व 1.28 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, अर्थात प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में इतना अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा है। तब विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट यानी इतनी मात्रा में हमको विद्युत विभव प्राप्त हो सकता है। और जैसे जैसे वो कार्य करते जाएगा, बैटरी खपत होती जाएगी, ऊर्जा खपत होती जाएगी। जब यह इतना रह जाता है, अम्ल की मात्रा इतना 1.18 प्रति ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तब विद्युत वाहक बल का मान 1.85 वोल्ट रह जाता है। तब हमको हमें पुनः आवेशित करने की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन में इस सेल का भी हम उपयोग करते हैं। आपको भी जैसे दुकानों में जाते हैं चार्ज कराने के लिए, मोटरसाइकिल में जो बैटरी होता है, बैटरी कहते हैं कई सेलों का समूहन को। तो वो जो बैटरी है, जब वो कार्य करना बंद कर देता है तो हम बोलते हैं उस बैटरी को चार्ज कराना है। चार्ज कराना ही है शब्द, आवेशित कराना। तो उसको आवेशित कराने के लिए जब किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वह क्या करता है, वह जो है उसको बाह्य स्रोत से उसको एक घन सिरा यहाँ पर
लगा देता है, ऋण भाग को इसमें लगा देता है और कुछ समय के लिए रख देता है, जिससे वह चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। फिर बोल देते हैं कि वो आवेशित हो गया, तो उस बैटरी को हम लेकर के उपयोग में लाते हैं, कहीं पर साउंड सिस्टम के लिए भी, गाड़ी मोटर में भी। तो यही है सीसा संचायक सेल। इस प्रकार से हम देखें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसके अंतर्गत सेल और उसके प्रकार को पढ़ा गया। ठीक है, धन्यवाद।